HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV एक वायरस का नाम है। यह एक RNA वायरस है जो रेट्रोविरिडी फैमिली से संबंध रखता है। HIV अन्य रेट्रोवायरस से संरचना में अलग है। ये लगभग 120 नैनोमीटर के व्यास के साथ लगभग गोलाकार है। HIV RNA के 2 स्ट्रैंड्स 15 प्रकार की वायरल प्रोटीन और इसके संक्रमित अंतिम होस्ट सेल के कुछ प्रोटीन से बना होता है जो अभी तक लिपिड की दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। HIV प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं को मारता है जो शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। आइए अब जानते हैं एड्स क्या है। एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV WCS जो कि एक मानव रोग प्रतिरोधक प्रणाली का हिस्सा होते हैं, वो धीरे धीरे नष्ट कर डालता है। संक्रमण के शुरुआती दौर में शरीर वायरस द्वारा नष्ट की गई कोशिकाओं को स्वयं ही नई कोशिकाओं में बदल देता है। रोग के बहुत दिन बाद के दौर में नष्ट होने वाली WBCS की संख्या शरीर की क्रिया प्रणाली द्वारा बदली जाने वाली नई कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है और इस प्रकार CD4 कोशिकाओं की संख्या घटने लगती है। इनकी संख्या वर्तमान में 400 से कम हो जाती है तो उस स्थिति को एड्स कहा जाता है। संक्रमित व्यक्ति विभिन्न प्रकार के संक्रमण को बार बार शिकार बनाने लगता है और ऐसी स्थिति को एड्स कहा जा सकता है। रोग का यह चरण आमतौर पर कई सालों बाद आता है। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि HIV और एड्स के बीच में अंतर क्या है। आमतौर पर हम HIV एड्स को एक ही रूप में देखते हैं, किंतु HIV वायरस का नाम है जबकि एड्स उसके लक्षण को कहते हैं जो कि व्यक्तियों में तब दिखाई देता है जब रोग प्रतिरोधक प्रणाली इस स्तर तक नष्ट हो जाते हैं कि शरीर ऐसे किसी लक्षणों का प्रतिरोध कर पाने में सक्षम नहीं रह जाता जो आसपास के वातावरण में होते रहते हैं। HIV और एड्स के बीच में बहुत बड़े अंतर को इस तरीके से समझा जा सकता है कि सभी HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को एड्स नहीं होता है। आइए अब जानते हैं एड्स के कारण क्या है और मनुष्यों को एड्स क्यों होता है। एड्स रोग कैसे होता है, इसको समझने के लिए हमें मुख्य रूप से HIV के संक्रमण के कुछ कारणों पर विचार करना पड़ेगा। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाना। जब किसी संक्रमित व्यक्ति का खून किसी और व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है, इस प्रकार का संक्रमित खून चढ़ाए जाने से दूषित सिरिंजों और शरीर को गोदने वाले अन्य उपकरणों से भी फैल सकता है। संक्रमित माता पिता द्वारा यदि बच्चों को जन्म दिया जाता है तो लगभग 33% बच्चे HIV पॉजिटिव हो सकते हैं। HIV संक्रमित सिरिंज, रेजर या टूथब्रश का इस्तेमाल करना। HIV इन्फेक्टेड रक्तदान करना, अंगदान या लंबे समय तक डायलिसिस पर रहना। HIV संक्रमित सुई से टैटू बनवाना या एक्यूपंक्चर करवाना। ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिससे HIV हो सकता है। हमें इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे हम HIV पॉजिटिव होने से अपना बचाव कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या चीज से HIV संक्रमण नहीं होता है। मच्छर या खटमल के काटने से, एक ही टॉयलेट का इस्तेमाल करने से, एक ही बर्तन और भोजन का इस्तेमाल करने से, स्विमिंग पूल शेयर करने से, एक ही कपड़े और बिस्तर का इस्तेमाल करने से HIV संक्रमण नहीं होता है। एड्स के लक्षण क्या हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं। HIV या एड्स के लक्षण को विशेष लक्षण नहीं होते हैं, बल्कि वही लक्षण होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पड़ने पर दिखाई देते हैं। इसलिए केवल HIV लक्षण के आधार पर किसी भी व्यक्ति को HIV और एड्स का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। एड्स के कुछ लक्षणों में हैं जैसे बुखार आना, बहुत थकान महसूस करना, भूख कम लगना या ना लगना, अचानक से वजन में कमी आना, उल्टी या चक्कर आना, जी मचलना, काफ़ी खांसी आना, डायरिया होना, सांस लेने की समस्या होना और स्किन डिजीज होना। आइए अब जानते हैं कि एड्स के लक्षण कितने दिनों में दिखाई देने लगते हैं। जब किसी भी कारण से एक बार HIV का संक्रमण हो जाता है तो हल्का सामान्य बुखार आता है और ऊपर से कुछ अन्य लक्षणों दिखाई दे सकते हैं या नहीं भी दिखाई दे सकते हैं। यदि 1-2 दिन के बाद बुखार ठीक हो जाता है जिससे हर कोई HIV का संक्रमण का अंदाजा नहीं लगा सकता। यद्यपि HIV हमारे शरीर में प्रवेश कर चुका होता है और वर्षों तक बिना लक्षण के शरीर में वृद्धि करता रहता है और जब शरीर पूरी तरीके से रोग में जकड़ जाता है और ऊपर बोले गए कई लक्षणों के रूप में प्रकट होता है। आइए अब हम जानते हैं कि HIV को कंफर्म करने का HIV टेस्ट क्या और कैसे होते हैं।
HIV टेस्ट के लिए सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर ICTC सेंटर्स की स्थापना की गई है, जहां पर HIV एड्स की निःशुल्क जांच की जाती है। HIV टेस्ट के लिए शरीर में 2 से 3 ml ब्लड लिया जाता है, या फिर आधुनिक तरीके से केवल उंगली को पंचर करके ब्लड ले सकते हैं। HIV के अधिकांश टेस्ट में HIV एंटीबॉडी का पता लगाकर परखा जाता है। ध्यान रहे कि संक्रमण काल के शुरुआती अवधि के दौरान खून में एंटीबॉडी पॉजिटिव प्रक्रिया देने के लिए पर्याप्त संख्या में मौजूद नहीं होने की संभावना रहती है। भले ही संबंधित व्यक्ति HIV संक्रमित हो, इस अवधि को अंतराल अवधि या विंडो पीरियड कहा जाता है। यह अवधि खतरनाक इसलिए होता है कि भले व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आई हो, फिर भी सेक्स या खून के आदान प्रदान द्वारा वो व्यक्ति संक्रमण फैला सकता है। ध्यान रहे कि उस समय आप विंडो पीरियड में ना हो और उसके द्वारा एंटीबॉडी का पता नहीं चलता है, जिसके कारण उसे गलत रिपोर्टिंग मिल सकती है। इसलिए 2 जांच के बीच में 3 महीने का अंतर होना चाहिए, जिससे अगर कोई व्यक्ति विंडो पीरियड में हो तो गलत रिपोर्टिंग ना हो पाए। विंडो पीरियड 3 महीने का होता है। इसमें टेस्ट की सत्यता पर संदेह ना करें और बार बार परीक्षण कराने से बचे, क्योंकि इससे समय की बर्बादी ही होती है। विंडो पीरियड क्या होता है, आइए जानते हैं। HIV संक्रमण और पता लगने योग्य मात्रा में HIV एंटीबॉडी प्रकट होने के बीच की अवधि को विंडो पीरियड कहा जाता है। यह अवधि 14 से 21 दिन का होता है। अधिकांश लोगों में पता लगने योग्य एंटीबॉडी संक्रमण 3 महीने के अंदर पैदा हो जाती है, परंतु कुछ मामलों में कभी कभार 6 महीने का भी हो सकती है। इसलिए वर्तमान में यही सलाह दी जाती है कि संभावित जोखिम वाली घटना के 6 महीने बाद ही जांच कराई जाए, ताकि दोबारा HIV टेस्ट कराने की संभावना नहीं रहे। आइए अब जानते हैं कि HIV-1 और HIV-2 में क्या अंतर है। वर्तमान में 2 प्रकार की HIV के बारे में जानकारी प्राप्त है। यह HIV-1 और HIV-2 है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक पाए जाने वाली HIV-1 है। दोनों ही वायरस रक्त और रक्त उत्पादों, सेक्स के माध्यम से और संक्रमित मां से उस बच्चों में फैलते हैं। यद्यपि दोनों वायरस द्वारा पैदा किए जाने वाले लोगों को चिकित्सक रूप में अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन HIV-2 अपेक्षाकृत अधिक आसानी से फैलता है और प्रारंभिक संक्रमण तथा रोग अवस्था के बीच अंतराल भी इससे अधिक होती है। CD3 और CD4 कोशिकाएं क्या होती हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। CD3 और CD4 कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स होती हैं, जिसे हेल्पर टी कोशिकाएं भी कहा जाता है। ये श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBCS होती हैं और यह शरीर के रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया का समन्वय करती हैं। HIV के निशाने पर मुख्य रूप से यही CD4 कोशिकाएं होती हैं और वायरस इन कोशिकाओं को संक्रमित करके नष्ट कर डालता है। इससे समग्र रोग प्रतिरोधक प्रणाली में कमजोरी आ जाती है। CD4 कोशिकाओं की घटती संख्या से रोग प्रतिरोधक प्रणाली के कमजोर होने और HIV रोग के बढ़ने का संकेत मिलता है। HIV इन CD4 सफेद रक्त कोशिकाओं को ढूंढता है। HIV CD4 सेल्स के अंदर प्रवेश करता है और खुद की प्रतियां बनाता है। फिर HIV CD4 सेल्स को मार देता है और नई HIV प्रतियां अन्य CD4 कोशिकाओं का अंदर आने और फिर से चक्र शुरू करने के लिए ढूंढती हैं। अब आइए जानते हैं कि वायरल लोड क्या होता है। वायरल लोड का मतलब प्रत्येक मिलीलीटर खून में पाए जाने वाले वायरल कणों की संख्या। खून में वायरल कण की संख्या जितनी अधिक होगी, उतनी ही तेजी से CD4 कोशिकाओं को नष्ट होने की संभावना बनी रहती है और उतनी ही तेजी से रोगी एड्स की ओर बढ़ता जाता है। 10,000 से नीचे वायरल लोड निचले स्तर का लोड माना जाता है। 1 लाख से अधिक लोड उच्च लोड समझा जाता है। CD4 कोशिकाओं की गणना के साथ साथ वायरल लोड परीक्षण का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि रोग प्रतिरोधक प्रणाली किस प्रकार से वायरस का मुकाबला कर रही है। जैसे जैसे शरीर के अंदर वायरस की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे ही वायरल लोड बढ़ता जाता है और HIV CD4 कोशिकाओं को नष्ट करता जाता है, जिससे इन कोशिकाओं की संख्या घटती जाती है। आमतौर पर HIV वायरल लोड जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक CD4 कोशिकाएं नष्ट होंगी। लक्ष्य यही होता है कि CD4 कोशिकाओं की संख्या उच्च स्तर पर और वायरल लोड निम्न स्तर पर रखा जाए। CD4 कोशिकाओं की संख्या और वायरल लोड को देखकर रोगी और उनके डॉक्टर निर्णय ले सकेंगे कि एंटीवायरल उपचार कब शुरू किया जाए और इस उपचार के बाद रोगी में इनकी प्रतिक्रिया का आकलन किया जा सकेगा। अब आइए जानते हैं एड्स के ट्रीटमेंट के बारे में। HIV और एड्स के इलाज के रूप में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी ART दी जाती है।
ART दवाओं को HIV के रेप्लिकेशन को कंट्रोल और इन्फेक्टेड सेल्स को नष्ट करने के लिए दी जाती है, किंतु डॉक्टर के परामर्श से ही शुरू करना चाहिए। बिना डॉक्टरों की सलाह के एड्स का ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया जाना चाहिए। एड्स की दवाइयां तभी शुरू की जानी चाहिए जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है। अब आइए जानते हैं वर्ल्ड एड्स डे के बारे में। एड्स के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। हर वर्ष विश्व एड्स दिवस अलग अलग थीम पे आयोजित किया जाता है। आप लोग HIV और एड्स के अंतर के बारे में समझ गए होंगे। ये भी स्पष्ट हो गया होगा कि HIV संक्रमण से खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए। अब आप एड्स के लक्षणों के बारे में भी अवगत हो गए। इस वीडियो के माध्यम से HIV और एड्स के बारे में जागरूकता फैलानी थी कि आप एड्स को जाने, समझें और अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रखें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।